तो इसके पहले वाले वीडियो में जो पार्ट 1 था वीडियो का, उसमें आपने ये देखा ही है कि जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 के महीने में कितने सारे कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स पूरी दुनिया में हो रहे हैं। और आपने ये भी देखा कि इससे कोई भी कॉन्टिनेंट या कोई भी बोला जाए कि भूभाग इस धरती का अछूता नहीं है इन कैटास्ट्रोफिक वेदर इवेंट से। तो इस पार्ट 1 में जो हमने चीज़ें डिस्कस करी थी वो है ट्रिपल प्लानेटरी क्राइसिस, 9 प्लानेटरी बाउंड्री फ्रेमवर्क जो कि स्टॉकहोम रेजिलियंस सेंटर ने दिया था। फिर हमने ये भी देखा था कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस और उसका जो रोल है क्लाइमेट चेंज के ऊपर वो, और हमने ये डिस्कस किया था कि क्लाइमेट क्लॉक क्या होती है। सो नाउ इन पार्ट 2 जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि क्या आप ऐसा मानते हैं कि फॉसिल फ्यूल बर्निंग ही ट्रिपल प्लानेटरी क्राइसिस का एक मेन रीजन है? और इसका क्लियर कट आंसर ये है कि ऐसा नहीं है। द क्लियर आंसर इज नो। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है और कैसे है। तो पार्ट 2 में जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो यही 3 चीज़ें रहेंगी, ट्रिपल प्लानेटरी क्राइसिस, 9 प्लानेटरी बाउंड्री, और इस पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि इन दोनों का रिलेशन एनिमल एग्रीकल्चर के साथ क्या है। तो जैसा कि हमने देखा था कि मेनली जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इसलिए हो रही है क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का रेट है वो बहुत ज़्यादा है और ग्रीन हाउस गैस सिक्वेस्ट्रेशन का जो रेट है वो बहुत कम है। और इसका जो पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है वो यही है कि ग्रीन हाउस गैस सिक्वेस्ट्रेशन का रेट बढ़ाया जाए और किसी तरह ग्रीन हाउस गैस एमिशन का रेट जो है वो घटाया जाए। तो अब हम ये देखते हैं सबसे पहले कि एनिमल एग्रीकल्चर क्या है। तो एनिमल एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नोन एज एनिमल हस्बेंड्री, या इसको हम लाइव स्टॉक फार्मिंग भी बोलते हैं। हिंदी में इसे पशु कृषि या पशुपालन या पशुधन पालन भी बोलते हैं। एंड बेसिकली ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके जरिए हम एनिमल्स को पहले पालते हैं, उनको बड़ा करते हैं और उसके बाद उनको स्लॉटर करते हैं या फिर उनके बाय प्रोडक्ट्स हम निकालते हैं और फिर उनके थ्रू हम व्यापार करते हैं। सो बेसिकली ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें कि पहले एनिमल्स को पैदा करवाया जाता है, फिर उनको ग्रो किया जाता है और फिर या तो फिर उनको स्लॉटर किया जाता है या फिर उनके प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं, जैसे हनी हो गया, सिल्क हो गया और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स। सो बेसिकली पशु कृषि जिसे हम बोलते हैं वो है पशुओं का पालन ताकि हम उनसे भोजन, वस्त्र, श्रम और अन्य उत्पाद ग्रहण कर सकें या उनसे एक्सट्रैक्ट कर सकें। अब हम जो दूसरी चीज इस वीडियो में देखेंगे वो ये होगी कि बेसिकली जो हम सब ह्यूमंस हैं वो किस प्रकार से प्लैनेट अर्थ का उपयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि 71% जो प्लैनेट अर्थ है वो ओशन है और 29% जो है लैंड है, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं। अब ये जो 29% लैंड है ये फर्दर क्लासिफाई किया गया है अलग अलग उपयोगों के हिसाब से कि इसको हमने किस प्रकार से उपयोग किया है। सो बेसिकली लैंड इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस व्हिच आर क्लासिफाइड हियर इन द ब्रॉडर डोमेन। तो जैसा कि आपने ये देखा ही है कि 29% अर्थ जो है वो लैंड एरिया है और 71% जो है वो ओशन के अंदर सबमर्ज्ड है। अब इस पूरे 29% को हम यूज करते हैं लाइव स्टॉक के रूप में, क्रॉप्स के रूप में, फॉरेस्ट के रूप में, श्रब्स के रूप में, या सिटीज विलेजेस जो ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके रूप में, या ग्लेशियर्स के रूप में और बैरन लैंड के रूप में। तो आइए समझते हैं कि ये कैसे क्लासिफाई किया गया है, और ये डेटा जो है ऑथेंटिक डेटा है, ये आर वर्ल्ड इन डेटा वेबसाइट से लिया गया है। सो बेसिकली अब हम ये क्लासिफिकेशन देखते हैं कि ये जो 29% है इसमें से जो 24% जो है वो नॉन हैबिटेबल एरिया है और 76% जो है वो हैबिटेबल एरिया है इस 29% का। अब जो नॉन हैबिटेबल एरिया है 24% ऑफ 29%, उसमें से जो 14% है वो बैरन लैंड है, 10% जो है वो है ग्लेशियर्स। अब इसके अलावा जो 76% हैबिटेबल एरिया बचता है उसका सिर्फ और सिर्फ 1% जो है वो ह्यूमंस कंज्यूम कर रहे हैं एज देयर अर्बन विलेज एंड ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर। जो 3% है वो है वाटर बॉडीज, फॉर एग्जांपल लेक्स, रिवर्स एंड कोस्टल एरियाज। 13% जो है वो श्रब्स हैं, 38% जो है वो फॉरेस्ट है एंड 45% जो है वो एग्रीकल्चर। सो बेसिकली दिस इज द फुल क्लासिफिकेशन कि हम लैंड का उपयोग किस हिसाब से कर रहे हैं। और यदि हम सिर्फ एग्रीकल्चर की बात करें तो उसको भी क्लासिफाई फर्दर किया गया है, और वो क्लासिफिकेशन ऐसा है कि जो हमारे पास एग्रीकल्चर बच रहा है, मतलब जिस लैंड के ऊपर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, दैट इज द 45% ऑफ 76% हैबिटेबल लैंड। तो ये जो 45% है ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें कि 4% जो है वो नॉन फूड क्रॉप्स है, 16% जो है वो फूड क्रॉप्स है एंड मोर देन 80% जो है वो हम फार्म्ड एनिमल्स के लिए उपयोग कर रहे हैं, एनिमल एग्रीकल्चर के लिए उपयोग कर रहे हैं, मीट के लिए, डेयरी के लिए, चिकन के लिए, हनी के लिए, सिल्क के लिए और ऐसे बहुत सारे चीज़ों के लिए हम उपयोग कर रहे हैं इस 80% एरिया को, 80% ऑफ दैट 45%। तो इस क्लासिफिकेशन से साफ साफ ये हमें मालूम पड़ रहा है कि जो 16% प्लांट फूड
जो हम उगा रहे हैं उससे हमें 83% कैलोरी मिल रही है और 62% प्रोटीन एंड अदर मिनरल्स मिल रहे हैं। जबकि 80% जो मीट हम 80% लैंड का उपयोग जो हम मीट के लिए, डेयरी के लिए, चिकन के लिए या ऐसे दूसरे एनिमल एग्रीकल्चर के लिए कर रहे हैं, वो सिर्फ हमें 17% कैलोरी और 38% प्रोटीन और अदर मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, और वो भी ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों के लिए। तो तो जो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि यही 80% लैंड जो कि हम एनिमल एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं, दिस इज क्रिएटिंग द हैवॉक ऑफ प्रॉब्लम। तो 80% of the 79% of the 29% land which has been used in the animal agriculture is creating havoc of problem। तो ये कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो चार्ट आपके सामने है, हमें ये बता रहा है कि 100 ग्राम प्रोटीन यदि हमें चाहिए है तो वो हमें लैम्ब से भी मिल सकता है जो कि फर्स्ट रो पे है, और हमें मेज से भी मिल सकता है जो कि लास्ट रो में है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि 100 ग्राम प्रोटीन यदि हमें लैम्ब से चाहिए तो लैम्ब या मटन या बीफ कितना ज्यादा लैंड ऑक्यूपाई करेंगे उगने के लिए, रहने के लिए, खाना पीना खाने के लिए और अपना पोषण करने के लिए, और एक मेज जो है वो कितना कम एरिया यूज करता है। ये इस ग्राफ से पूरा पूरा बोला जाए कि ये चीज इस ग्राफ से इस्टेब्लिश हो रही है कि जो एनिमल बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं वो सबसे ज्यादा लैंड कंज्यूम कर रहे हैं, और जो वेजिटेरियन या वीगन फूड प्रोडक्ट्स हैं या जिसको बोला जाए प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो सबसे कम जगह का उपयोग कर रहे हैं और उतना ही प्रोटीन और मिनरल्स उस मात्रा में दे रहे हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि ये 9 प्लानिटरी बाउंड्री फ्रेमवर्क जो है वो किस प्रकार से एनिमल एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो इसमें जो पहली चीज आएगी वो है क्लाइमेट चेंज। और जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज ने अपनी जो लिमिट थी वो बहुत ज्यादा ब्रीच कर चुकी है। तो मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनिमल एग्रीकल्चर या पशु कृषि ने जो सबसे पहला चीज किया है वो है डिफॉरेस्टेशन, या बोलना चाहिए जंगलों की कटाई। क्योंकि पशुओं को रहने के लिए जगह चाहिए, तो सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन उनके रहने के लिए किया जाएगा, उनका शेड बनाने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट डिफॉरेस्टेशन किया जाएगा उनके क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, उनके फॉडर को ग्रो करने के लिए, वो खाएंगे क्या, तो उनके क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए और ज्यादा डिफॉरेस्टेशन किया गया है। तो जो सबसे पहला चीज पशु कृषि ने हमको दिया है वो है डिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन करने से आपको सब लोगों को पता ही है कि डिफॉरेस्टेशन से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है और कार्बन एमिशंस की स्थिति वैसे ही बनी रहती है, तो क्लाइमेट चेंज जो है वो एक्सेलरेट होता है। तो यदि हमें क्लाइमेट चेंज को नेचुरल तरीके से रिस्टोर करना है तो सबसे पहली चीज ये करनी चाहिए कि हमें पशु कृषि को बंद करना चाहिए। और यदि हम पशु कृषि बंद करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो फॉरेस्ट का एरिया है वो बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है वो रिस्टोर होगा। जो नेक्स्ट प्लानिटरी बाउंड्री है दैट इज द बायोडाइवर्सिटी लॉस, और वो भी आपने ये देख चुका है कि वो बहुत ज्यादा उसने अपनी लिमिट को ब्रीच कर दिया है। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस भी एनिमल एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और वो कैसे है, वो ऐसे है कि हमने कुछ ही एनिमल्स की पॉपुलेशंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, और उसके कारण क्या हुआ है कि फूड चेन में इनबैलेंस आ गया है और ओवरऑल लिविंग प्लानिट इंडेक्स में भी कमी आ गई है। क्योंकि हमने कुछ ही एनिमल्स की पॉपुलेशन को बढ़ाया, तो उसके कारण जो बाकी के एनिमल्स थे उनके लिए जो रहने की जगह थी, उनका जो फॉरेस्ट था, उनका जो खुद का इकोलॉजी और इकोसिस्टम था वो डिस्ट्रॉय हुआ। और उसके कारण जैसा कि आप देख सकते हैं हमने पिछले विगत 50 से 100 सालों के या 200 सालों के बीच में हमने 70% से ज्यादा बायोडाइवर्सिटी का लॉस करवा चुका है। और ये सब हमारे ही कारण हो रहा है, ये सब हमारे एनिमल एग्रीकल्चर के कारण ही हो रहा है कि हमने कुछ एनिमल्स की पॉपुलेशन, जो जो एनिमल्स को हम उपयोग के लिए समझते हैं, हमने उनकी पॉपुलेशन बढ़ाई, तो उसके कारण जो बाकी के जीव जंतु हैं या उनसे छोटे छोटे जीव जंतु हैं वो सब, उनका पूरा इकोसिस्टम, उनकी रहने की पूरी जगह डिस्ट्रॉय हुई, और इसके कारण बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ। और यदि इस बाउंड्री को भी हमें नेचुरल तरीके से वापस से रिस्टोर करना है तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि हमें एनिमल एग्रीकल्चर को खत्म करना होगा। क्योंकि एनिमल एग्रीकल्चर में पहली चीज जो होती है वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसके थ्रू हम फोर्स्ड रिप्रोडक्शन कराते हैं एनिमल्स का, और उसमें हम जेनेटिक मॉडिफिकेशंस भी करते हैं कई बार, जिसके कारण फूड चेन भी खराब होती है, और जो नेचुरल स्पीशीज हैं वो अपने नेचुरल सिलेक्शंस के लॉ को भी फॉलो नहीं कर पाते हैं, और उसके कारण उनकी भी जो पॉपुलेशन है वो कम होती है। तो इससे आपने ये देखा कि बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है वो भी एनिमल एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और किस प्रकार से हमने एनिमल एग्रीकल्चर के थ्रू बायोडाइवर्सिटी लॉस किया है। तो जो नेक्स्ट प्लानिटरी बाउंड्री है वो है लैंड सिस्टम चेंज। और जैसा कि आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि 1% जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, और 80% जो है वो एनिमल एग्रीकल्चर है। तो नेचुरल लैंड सिस्टम को, जब कोई एक नेचुरल लैंड है, जब हम उसके ऊपर डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो उसकी वाटर साइकिल, उसकी सॉइल इकोलॉजी, उसकी कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और ऐसी बहुत सारी साइकिल्स, नेचुरल साइकिल्स जो चल रही है, वो सारी की सारी साइकिल्स जो है वो डिटीरियोरेट वो होती है, वो खत्म होती है, और उसके कारण पूरे का पूरा लैंड का जो नेचुरल सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय होता है।
और इसका जो मूलभूत कारण है वो है 80% ऑफ एनिमल एग्रीकल्चर। और यदि हम एनिमल एग्रीकल्चर को बंद करते हैं या खत्म करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि दैट कैन रिजॉल्व दिस प्लानिटरी बाउंड्री इन अ नेचुरल वे। यदि हम इस एनिमल एग्रीकल्चर को बंद करते हैं तो उससे 80% तक हम इस प्लानिटरी बाउंड्री को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट प्लानिटरी बाउंड्री है वो है फ्रेश वाटर यूज। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने भी अपनी लिमिट को बहुत ज्यादा क्रॉस कर चुका है। और जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में और इसके पहली वाली स्लाइड्स में देखा था कि दुनिया की 1/4 ह्यूमन पॉपुलेशन को, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 बिलियन पॉपुलेशन को फ्रेश वाटर आज की डेट में नहीं मिल पा रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम एनिमल्स का फूड उगाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं। और ये सब हमें सिर्फ इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कम समय में हमें ज्यादा ग्रोथ मिल सके फॉडर की, ताकि हम इन 80% एनिमल्स को ये फॉडर खिला सकें बहुत कम समय में। तो जब हम पेस्टिसाइड और केमिकल्स का और केमिकल फर्टिलाइजर का जब हम धरती के ऊपर यूज करते हैं तो उससे लैंड डिग्रेडेशन तो होता ही है, उससे सॉइल का जो लिविंग इंडेक्स है वो तो डिक्रीज होता ही होता है। लेकिन जब वो केमिकल फर्टिलाइजर रन ऑफ में या रन अवे में जब जाते हैं तो वो हमारी रिवर्स को, वो हमें लेक्स को, वो हमारे पूरे के पूरे ओशंस को खराब करते हैं और उससे ग्राउंड वाटर भी डिप्लीट हो जाता है। तो यदि हम इस एनिमल एग्रीकल्चर को रोकते हैं तो उससे सबसे अच्छी चीज ये होगी कि हमें हमें जो फूड प्रोडक्शन का रेट है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना होगा, उस वो हमें कम से भी हमारा काम चल जाएगा। और फिर हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और अदर केमिकल्स का उपयोग नहीं करेंगे। आज की डेट में हमें केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड का उपयोग इसलिए इतना ज़्यादा करना पड़ रहा है क्योंकि हमें कम समय में ज़्यादा फॉडर उगाना है, ज़्यादा प्लांट ग्रो करना है, ताकि हम इन एनिमल्स को, इन फार्म्ड एनिमल्स को वो खिला सकें। तो यदि हम एनिमल फार्मिंग को रोकते हैं तो हमें इस एनिमल एग्रीकल्चर से भी मुक्ति मिलेगी। और उसके अलावा जो हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जो प्लांट बेस्ड एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वो भी हम कम कर पाएंगे और उसके कारण हम केमिकल फर्टिलाइजर को भी कम कर पाएंगे। जो नेक्स्ट प्लानिटरी बाउंड्री है वो है बायो जियो केमिकल फ्लोज। और जैसा कि आपने देखा है कि इस बाउंड्री ने बहुत ज्यादा लेवल पे अपने आप को क्रॉस कर चुका है। और बायो जियो केमिकल फ्लोज जो है वो मेनली होता है स्लॉटर हाउसेस के कारण, स्टेरॉइड्स के कारण, एंटीबायोटिक्स के कारण और केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स के कारण। और ये सब मिल करके नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल और जो नेचुरल साइकिल्स हैं प्लानट अर्थ की, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो यदि हम एनिमल एग्रीकल्चर रोकते हैं तो हम इन साइकिल्स को हेल्प कर सकते हैं ऑटोमेटिकली नेचुरल वे में अपने आप को रिस्टोर करने के लिए। और तो यदि हम किसी भी प्रकार से एनिमल एग्रीकल्चर को रोकते हैं तो उसके कारण जो सबसे पहली चीज होगी वो ये होगी कि हम केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं करेंगे। स्लॉटर हाउसेज से बहने वाला जो खून है वो भी नहीं बहेगा, एंटीबायोटिक्स का भी उपयोग नहीं होगा। और ये सब मिल करके हमें नेचुरल वे में सपोर्ट करेगा कि ये बायो जियो केमिकल फ्लोज का जो ट्रांसग्रेशन है ये अपने आप ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो सके। तो एनिमल एग्रीकल्चर यदि हम रोकते हैं तो बायो जियो केमिकल फ्लोज का जो ट्रांसग्रेशन है ये भी ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो सकता है। जो नेक्स्ट प्लानिटरी बाउंड्री है वो है ओशन एसिडिफिकेशन। और ये अपनी जस्ट बाउंड्री में ही है क्रॉस होने के। और एनिमल एग्रीकल्चर ओशन एसिडिफिकेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि एनिमल एग्रीकल्चर से केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड तो उपयोग होता ही है, जैसा कि हमने लास्ट 2 स्लाइड्स में देखा है। इसके अलावा ब्लड भी फ्लो होता है जो कि वाटर को कंटेमिनेट करता है और ये सबसे पहले हमारे नदियों में जाएगा, हमें तालाबों में जाएगा और फिर वो नदियां जाकर के ओशंस को भी कंटेमिनेट करती हैं, जिसके कारण ओशंस का जो पीएच लेवल है वो कम हो जाता है और ओशंस जो है वो एसिडिफाइड हो जाते हैं। तो यदि हम एनिमल एग्रीकल्चर को स्टॉप करते हैं तो ओशन एसिडिफिकेशन का जो बढ़ता हुआ रेट है हम उसको भी रिस्टोर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट प्लानिटरी बाउंड्री है वो है एरोसॉल लोडिंग। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस बाउंड्री ने अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं किया है, मगर ये बहुत जल्दी ही अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने वाली है या कर सकती है। और आपने प्रीवियस वीडियो में या इसके पहले वाले वीडियो और स्लाइड्स में ऐसा देखा ही था कि ये एरोसॉल्स का बढ़ता हुआ रेट जो है वो बहुत सारे मॉनसून्स पैटर्न को डिसरप्ट कर रहा है पूरी दुनिया में, खासतौर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो एरोसॉल जो है उसका जो मेन सोर्सेज हैं वो है अमोनिया एमिशंस, डस्ट पार्टिकुलेट्स, बेडिंग ऑफ एनिमल्स और उसके अलावा जो मीथेन एमिशंस है, जो कि एनिमल्स जब फूड को डाइजेस्ट करते हैं अपने पेट में और तो उनके पेट में मीथेन का फॉर्मेशन होता है। तो मीथेन एमिशंस जो है ये मुख्य स्रोत हैं ये मुख्य स्रोत हैं बेसिकली एरोसॉल फॉर्मेशन का। और इस वजह से यदि हम एनिमल एग्रीकल्चर को रोकते हैं तो ये एरोसॉल का बढ़ता हुआ रेट भी हम कम कर सकते हैं नेचुरल वे में। तो जो नेक्स्ट प्लानिटरी बाउंड्री है वो है स्ट्रेटोस्फियरिक ओजोन डिप्लीशन। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने अपने आप को क्रॉस नहीं किया है, मगर ये भी अपने आप को क्रॉस कर सकता है यदि हमने एनिमल एग्रीकल्चर को नहीं रोका। और एनिमल एग्रीकल्चर जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड, वो मीथेन
और वो ऐसी अन्य दूसरी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का कारण है जो कि ओजोन डिप्लीशन में मदद करती है। क्योंकि जब हम एनिमल्स को उगाते हैं, जब हम उनको स्लॉटर करते हैं और जब हम उनका मीट या अदर एनिमल प्रोडक्ट्स को जब हम रेफ्रिजरेट करते हैं, तो उस पूरी प्रोसेस में भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं और वो हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो ओजोन डिप्लीशन में मदद करती हैं, वो ओजोन होल को और ज़्यादा बड़ा करती है। तो यदि हम एनिमल एग्रीकल्चर रोकते हैं तो उससे स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन कम हो सकता है। तो जो लास्ट प्लानिटरी बाउंड्री फ्रेमवर्क है वो है नोवेल एंटिटीज, और नोवेल एंटिटीज जो है वो बेसिकली ऐसी सब चीज़ें हैं जो कि मैनमेड है, जो कि ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई हैं और जिनका निष्पादन नहीं हो सक रहा है, जो कि पूरी तरह से सर्कुलर इकोनॉमी के फ्रेमवर्क में नहीं आ पा रही हैं और वो इस पूरी की पूरी पृथ्वी के ऊपर बोला जाए कि प्रदूषण कर रही हैं। और सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री है वो इस एक प्लानिटरी बाउंड्री ने क्रॉस करी है। और ये नोवेल एंटिटीज का जो पॉल्यूशन है वो भी पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, हार्मोनल इंजेक्शंस, एंटीबायोटिक फैट, हाई मेटल बेस्ड एनिमल फीड स्टॉक्स, प्लास्टिक पैकेजिंग ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों के कारण हो रहा है। और इसको भी हम नेचुरल वे में वापस से रिस्टोर कर सकते हैं यदि हम एनिमल एग्रीकल्चर को रोकते हैं। क्योंकि आपने देखा ही है कि 80% से ज़्यादा क्योंकि आपने ऐसा देखा ही है कि 80% से ज़्यादा जो उपयोग है धरती का, हैबिटेबल लैंड का, वो हम एनिमल एग्रीकल्चर के लिए कर रहे हैं और उसके कारण बहुत सारा अदर पॉल्यूशंस हो रहा है पूरी की पूरी धरती के ऊपर। तो यदि हम एनिमल एग्रीकल्चर रोकते हैं तो हमें नोवेल एंटिटीज़ का जो बढ़ता हुआ रेट है वो भी कम करने में नेचुरल वे में मदद मिल सकती है। अब यदि हम देखें कि 5 एलिमेंट्स जो हैं, वाटर, फायर, आकाश, एयर और अर्थ, या जिसको हम जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी, ये पांचों एलिमेंट्स जो हैं ये किस प्रकार से एनिमल एग्रीकल्चर के कारण खराब हो रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहली चीज आएगी वो है फायर, जिसको हम एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन फॉर ग्रेजिंग रिड्यूसेस कार्बन सिंक्स एंड इंक्रीजेस ग्लोबल टेम्परेचर। मतलब जो डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है एनिमल एग्रीकल्चर को इंक्रीज करने के लिए, उसके कारण कार्बन सिंक्स रिड्यूस हो रहे हैं और उसके कारण जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। मतलब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कम हो रहा है, कार्बन एमिशंस बढ़ रहा है और उसके कारण ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। मीथेन एमिशंस फ्रॉम लाइव स्टॉक ट्रैप हीट एंड एक्सेलरेट क्लाइमेट चेंज। तो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है मीथेन एमिशंस होता है, जब हम उनको स्लॉटर करते हैं एक्सेट्रा। तो उसके कारण हीट ट्रैप होती है और वो क्लाइमेट चेंज को एक्सेलरेट करती है। बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर पास्चराइज्ड लैंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वर्जनिंग ग्लोबल वार्मिंग, दैट वर्जन्स ग्लोबल वार्मिंग। तो बेसिकली यदि हम फॉरेस्ट को और बर्न करते हैं पास्चर लैंड बनाने के लिए या ग्रेजिंग लैंड बनाने के लिए, तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है जो कि ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करता है। तो बेसिकली ये जितना भी काम हम एनिमल एग्रीकल्चर का कर रहे हैं, अल्टीमेटली हमें या तो उनका फूड को प्रोसेस करना पड़ेगा या तो फिर हमको उनके प्रोडक्ट को प्रोसेस करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें और ज्यादा एनर्जी की डिमांड होगी, और वो डिमांड जो है फिर हम फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सिस्टम से फुलफिल करेंगे, और उसके कारण एनर्जी इज टोटली डिप्लीटेड एंड एनर्जी इज टोटली वेस्टेड इन द एनिमल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। वो हम एक सकारात्मक तरीके से उस एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं, मगर हम इस पूरी एनर्जी का उपयोग नकारात्मक तरीके से कर रहे हैं। सो बेसिकली एनिमल एग्रीकल्चर है जो है वो एनर्जी का भी डिटोरेशन करता है। जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है वाटर। तो जो इसमें सबसे पहली चीज आएगी वो है एक्सेसिव वाटर यूसेज फॉर रेजिंग एनिमल्स, ग्रोइंग फीड क्रॉप्स एंड स्लॉटर प्रोसेसेस। ये तीनों प्रोसेसेस में जब एनिमल एक अपनी स्मॉल एज से लेकर के एक एडोलेसेंट एज तक आता है, उस पूरी प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट ऑफ वाटर यूज होता है, और उनका फूड उगाने के लिए हमको उनका जो क्रॉप्स उगाने के लिए हमको एक्सेसिव वाटर यूसेज होता है। और फिर जब हम स्लॉटर करते हैं तो उसमें भी वो पूरे ब्लड स्ट्रीम्स को और उनके मीट को प्रोसेस करने के लिए भी बहुत हाई अमाउंट ऑफ वाटर यूज होता है, जो कि फाइनली कंटेमिनेट हो जाता है। तो वाटर पॉल्यूशन इज द मोस्ट डेंजरस कॉज फ्रॉम द एनिमल एग्रीकल्चर। एंड एनिमल एग्रीकल्चर जो है वो वाटर पॉल्यूशन का एक मुख्य स्रोत है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी एनिमल वेस्ट है, जो भी एनिमल ब्लड है, जो भी एंटीबायोटिक्स हैं, जो भी हार्मोन्स हैं, जो भी बोला जाए कि एनिमल बेस्ड वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं, जो इस एनिमल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ने दिए हैं, वो सब अल्टीमेटली जाके वाटर में मिल जाती हैं और वो वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, और जिसके कारण पूरे के पूरे रिवर में, पूरे के पूरे बोला जाए ओशंस में डेड जोन्स बन जाते हैं। और डेड जोन्स का मतलब ये होता है कि वहां पर कोई भी जीवित ऑर्गेनिजम्स नहीं रह सकते हैं। और ये पूरा जो एक सिनेरियो है, ये हमारे ओशन से जो ऑक्सीजन है उसका जो लेवल है वो रिड्यूस कर देती है।
जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो अर्थ, और जैसा कि आपने देख ही चुका है कि जब हम ग्रेजिंग करते हैं, जब हम ग्रेजिंग करवाते हैं एनिमल्स से, तो सॉइल डिग्रेडेशन होता है और एनिमल एग्रीकल्चर से डिफॉरेस्टेशन भी होता है। फिर जब हम हैवी केमिकल फर्टिलाइजर्स का और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं, तो सॉइल फर्टिलिटी भी कम होती है और अर्थ का लिविंग इंडेक्स भी कम होता है। और इन सबको मिला के बायोडाइवर्सिटी लॉस भी होता है, क्योंकि जब हम आर्टिफिशियल ब्रीडिंग और जेनेटिक मैनिपुलेशन करते हैं, तो उसके कारण पूरी के पूरे एनिमल्स की जो नेचुरल जेनेटिक सिस्टम है वो भी डिस्ट्रॉय होता है, और उसके कारण जो नेचुरल सिलेक्शंस की कैपेबिलिटी है वो भी डिस्ट्रॉय होती है, और उसके कारण जो अन्य जीव जंतु हैं जिनको हमने नहीं पाला है उनकी पॉपुलेशन में रिडक्शन होता है। तो उसके कारण ये पूरे के पूरे अर्थ का जो इकोसिस्टम है वो भी डिग्रेड होता है। तो जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है एयर, और जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि एनिमल एग्रीकल्चर में जो सबसे डेंजरस ग्रीन हाउस गैस जो रिलीज होती है वो है मीथेन। इसके अलावा भी जब हम अमोनिया या अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं मैन्योर में डालने के लिए, तो वहाँ से रेस्पिरेटरी इश्यूज भी होते हैं। इसके अलावा जब हम एनिमल फार्मिंग करने के लिए जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का रेट भी कम होता है और ऑक्सीजन प्रोडक्शन का जो रेट है वो भी डिक्रीज होता है। और ये पूरा सिस्टम जो है, ये नाइट्रस ऑक्साइड और ये जितनी भी हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये सब जो है ये फाइनली जाके एयर में मिलती हैं, और इसके कारण एयर क्वालिटी जो है वो रिड्यूस होती है। तो एनिमल एग्रीकल्चर जो है वो एयर एलिमेंट को भी डिटियोरेट कर देता है। तो इसके कारण यदि हम एनिमल एग्रीकल्चर से बचते हैं, तो वो एयर क्वालिटी को भी इंक्रीज करने में हमारी मदद कर सकता है। जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है आकाश, या जिसको हम स्पेस या ईथर भी बोलते हैं। तो जब ये चारों एलिमेंट जो हैं, जिसको हम बोलते हैं अग्नि, वायु, धरती और पानी, जब ये चारों एलिमेंट खराब होते हैं, तो आकाश तत्व की भी जो बैलेंस है वो भी डिक्रीज होता है, और उसके कारण एक नेचुरल डिसरप्शन की जो साइकिल है वो शुरू होती है, और आकाश तत्व जो है वो वापस अपने न्यूट्रल फॉर्म में नहीं आ पाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फैक्ट्री फार्मिंग रिलीजेस फाइन पार्टिकुलेट मैटर ऑफ PM2.5 इनटू द एयर, दैट इज इंपैक्टिंग द ग्लोबल वेदर पैटर्न्स आल्सो। तो फाइनली जो चीज मैं आपसे बोलना चाहता हूँ वो ये है कि एनिमल एग्रीकल्चर इज अ लीडिंग कॉज ऑफ ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस एंड ट्रांसग्रेशन ऑफ 9 प्लानिटरी बाउंड्री फ्रेमवर्क। और इसके ऊपर आप साइंटिफिक लिटरेचर भी है जो कि आप पढ़ सकते हैं, या आप क्लाइमेट हीलर्स की वेबसाइट में भी जाके इसको रिव्यू कर सकते हैं। जो नेक्स्ट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि फॉसिल फ्यूल बर्निंग हो गया, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैशन इंडस्ट्री, ई वेस्ट जनरेशन, न्यूक्लियर एनर्जी, आर्टिफिशियल केमिकल्स, नॉइज, और ये जितने भी सारी चीजें आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही हैं, ये सब ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस कर रही हैं, नो डाउट। इनका भी रेट कम होना चाहिए, नो डाउट। बट एनिमल एग्रीकल्चर जो है वो ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस के रेट को फोरफोल्ड कर रहा है, वो ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस के रेट को एक्सेलरेट कर रहा है। इसलिए हमें एनिमल एग्रीकल्चर को रोकना ही होगा, इसलिए हमें एनिमल एग्रीकल्चर का रेट को कम करना ही होगा। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि हम एनिमल्स को कंज्यूम नहीं करेंगे, एनिमल्स को हम स्लॉटर करके नहीं खाएंगे तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, वो पूरी तरह से गलत है। क्योंकि आज की डेट में जो सिग्निफिकेंस ट्रुथ है, जो सिग्निफिकेंट ट्रुथ है आज की डेट में, वो ये है कि एनिमल्स की पॉपुलेशन इंसानों ने बढ़ाई है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और जेनेटिक मॉडिफिकेशंस करके। तो इस पूरे ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस का, इस पूरे 9 प्लानिटरी बाउंड्री सिस्टम को वापस से रिस्टोर करने का एक मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन जो हो सकता है वो है वीगनिज्म, या जिसको हम बोलते हैं शुद्ध पूर्ण शाकाहारी जीवन शैली। और शुद्ध पूर्ण शाकाहारी जीवन शैली से मेरा मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि कोई भी एनिमल प्रोडक्ट अपनी दिनचर्या में, अपनी डेली टू डेली हैबिट में यूज नहीं करे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वीगनिज्म इज अ फिलॉसफी एंड अ वे ऑफ लिविंग दैट सीक्स टू एक्सक्लूड एज फार एज पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल all forms of exploitation and cruelty to animals for food, clothing, or any other purpose, and by extension promotes the development and use of animal-free alternatives for the benefit of animals, humans, and environment. तो वीगनिज्म एक ऐसी जीवन शैली है जिसमें कि हम किसी भी प्रकार के एनिमल फूड को, किसी भी प्रकार के एनिमल क्लोथिंग को, किसी भी प्रकार के एनिमल एसेसरीज को, किसी भी प्रकार के एनिमल्स बेस्ड थिंग्स या प्रोडक्ट्स को उपयोग नहीं करते हैं ऑन डेली टू डेली बेसिस। और ये ऐसा करने से ना सिर्फ ह्यूमंस को फायदा होता है, ऐसा करने से बायोडाइवर्सिटी भी इंक्रीज होती है, ऐसा करने से इकोलॉजी भी स्टेबल होती है, ऐसा करने से एनवायरनमेंट भी स्टेबल होता है, ऐसा करने से पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो भी हार्मोनी में आता है। तो यदि हम एनिमल एग्रीकल्चर को रोकते हैं, हम किसी तरह से यदि एनिमल फार्मिंग को रोकते हैं, तो उससे जो सबसे पहली चीज होगी वो होगी कि फार्म्ड एनिमल्स की पॉपुलेशन कम होगी, जिसके कारण हमें डिफॉरेस्टेशन कम करना होगा, जिसके कारण कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। और यदि हम एनिमल फार्मिंग रोकते हैं तो उसके कारण जो फॉरेस्ट कवर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और यदि हम एनिमल एग्रीकल्चर को रोकते हैं तो ओवरऑल पॉल्यूशन जो है वो भी कम होगा, और उसके कारण जो ग्लोबल वार्मिंग है, जब पॉल्यूशन कम होगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होगा, तो उसके कारण जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम होगी। और ये फाइनली यदि हम एनिमल एग्रीकल्चर को रोकते हैं तो जो हमारा फाइनल एम है, जो ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस को कम करने का, उस एम में हम सक्सेसफुल रहेंगे। और ये सब तब हो सकता है जब लोग जो हैं वो वीगन बने, क्योंकि यदि लोग वीगन बनेंगे तो
जो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स, फूड एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो कम होगी, और जब उसकी डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली सप्लाई चेन में भी कमी आएगी, और उसके कारण आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और जेनेटिक मॉडिफिकेशंस कम होगा या बंद होगा, और जिसके कारण की एनिमल फार्मिंग को हम बंद कर सकते हैं। इसका सिर्फ एक चारा है कि सारे के सारे लोग जो है वो वीगन बने। ये है कि वीगनिज्म जो है वो फार्म्ड एनिमल्स की पॉपुलेशन कम करता है, और ये जो है वीगनिज्म, ये मोर देन 87% क्लाइमेट क्राइसिस को कम कर सकता है, और ये प्रूव्ड है। आप क्लाइमेट हीलर्स की वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। आई कैन नॉट डू एनीथिंग, यदि ये 8 बिलियन लोग बोलेंगे तो वाकई में कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए डे टू डे बेसिस पे यदि हम वीगन जीवन शैली को फॉलो करते हैं तो आप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस पूरे धरती का उपकार कर रहे हैं, आप इस पूरी धरती को सस्टेन करने में इसकी मदद कर रहे हैं, और आप खुद में ही एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं यदि आप वीगन जीवन शैली को फॉलो कर रहे हैं तो। और चूंकि सारे के सारे मॉडर्न ह्यूमंस जो है वो क्लाइमेट चेंज का कॉज है, देयरफॉर हर एक इंसान कुछ ना कुछ अपने लाइफ में क्लाइमेट पॉजिटिव चीज कर सकते हैं, और जो पहली चीज है, जो पहली क्लाइमेट पॉजिटिव चीज है, वो है वीगन जीवन शैली को फॉलो करना। तो हमने ये देखा कि किस प्रकार से ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस, किस प्रकार से 9 प्लानिटरी बाउंड्री फ्रेमवर्क जो है वो इतना डीपली एनिमल एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और किस प्रकार से हम एनिमल एग्रीकल्चर को कम करके ये 9 प्लानिटरी बाउंड्रीज को 9 में से जो 6 प्लानिटरी बाउंड्रीज है जो है, जो कि ट्रांसग्रेस हो चुकी हैं, जो कि अपनी लिमिट को क्रॉस कर चुकी हैं, हमने ये देखा कि किस प्रकार से एनिमल एग्रीकल्चर को कम करके या बंद करके हम इस 6 बाउंड्रीज को वापस से अपने नॉर्मल कंडीशंस में ला सकते हैं। तो मेरा ये पूरे वीडियो को बनाने का सिर्फ यही प्रयास था कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आप तक के पहुँचे, और आप इसको दूसरों तक भी फैलाएं। आज की डेट में हमारे पास साइंटिफिक एविडेंसेज हैं जो कि हमें ये बता रहे हैं कि एनिमल एग्रीकल्चर जो है दैट हैज़ बिकम द मेजर कॉज ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर के लिंक्स और बहुत सारे वीडियोस के लिंक मिलेंगे। मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ डॉक्टर शैलेश राव का, क्लाइमेट हीलर्स का, जिन्होंने इस पहल को स्टार्ट किया। और डॉक्टर शैलेश राव ने ऑक्सफोर्ड यूनियन में एक स्पीच दी थी। ये पूरा वीडियो उसी स्पीच के ऊपर बेस्ड है, और मैंने कोशिश करी है कि ये हिंदी में बनाया जाए ताकि साधारण भारतीय जो इंसान है वो भी सब इन सब चीज़ों से अवगत रहें। और फाइनली मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा, यही आपसे विनती करूँगा कि ये वीडियो को आधार बनाकर आप अपना एनिमल एग्रीकल्चर का डिस्कशन कैरी ऑन करें, ताकि लोग साइंटिफिक वे से भी ये समझ सकें। एथिकली तो है ही गलत चीज़ एनिमल एग्रीकल्चर, लेकिन लोग साइंटिफिक वे से भी ये समझ सकें कि हम किस प्रकार से एनिमल एग्रीकल्चर को कम करके या बंद करके हम क्लाइमेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। माई लास्ट वर्ड इज दिस कि एनिमल एग्रीकल्चर एथिक्स, मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी एंड साइंटिफिक वे, ये चारों ही तल पर खराब है। हमने आज एनिमल्स की बर्थ से लेकर डेथ तक की पूरी लाइफ साइकिल को अपने कंट्रोल में ले लिया है। हमने उनकी पॉपुलेशन को अपने कंट्रोल में ले लिया है, और हम उनको फुली एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, और यही सब चीज़ें कर्मों के रूप में हमें वापस मिल रही है, क्लाइमेट चेंज के रूप में। तो आप मुझे लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो QR कोड लगा है आप उसको स्कैन करके आप मुझे लिंक्डइन में भी फॉलो कर सकते हैं। और 2023-24 में हमने एक वीगनिज्म के ऊपर एक बुक लॉन्च करी थी, जिसमें एनिमल एग्रीकल्चर से लेकर के न्यूट्रिशन कंपैरिजन चार्ट से लेकर के वीगन रेसिपीज से लेकर के बहुत सारी ऐसी चीज़ मौजूद है जिसको आप फ्रीली पढ़ सकते हैं। ये बुक फ्रीली एक्सेसिबल है, तो इसका भी QR कोड स्कैन करके आप डायरेक्टली इस बुक को अपने मोबाइल पे या अपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये आप दूसरों तक भी पहुँचाएं, हमारे चैनल को फॉलो करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ऐसे ही इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को फॉलो करके दूसरों तक भी पहुँचाएं। थैंक यू।